राज्य सरकार ने कुछ साल पहले यूडीसीपीआर लागू किया। उसका मकसद ये था कि पूरे राज्य में डेवलपमेंट के लिए एक ही कंट्रोल नियम हो और उसके जरिए सुनियोजित और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। लेकिन आज नवी मुंबई महानगर पालिका में सभागृह नेता है सागर नाइक ने एक विशेष प्रस्ताव लाया है। यूडीसीपीआर के जरिए जो नियमावली बनाई गई है, अलग अलग कंट्रोल और रेगुलेशन जो है और जो एफएसआई का जो नियम है, उसके ऊपर एक असेसमेंट जो सिस्टम तैयार किया जाए और उसके लिए एक विशेष कंसल्टेंट यानी सलाहकार की नियुक्ति करने का भी उन्होंने प्रस्ताव आज प्रस्तुत किया है। आज उस पर चर्चा चल रही है और ये चर्चा बेहद हंगामेदार रही है। इस वक्त हमारे साथ स्वयं वरिष्ठ पत्रकार राजीव मिश्रा जी हैं, जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ ऑलरेडी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। वो याचिका आज भी विचाराधीन है। मिश्रा जी, आज जो यूडीसीपीआर खासकर उसकी नियमावली को लेकर और जो कंट्रोल रूल्स है उसको लेकर आज विशेष असेसमेंट के लिए जो प्रस्ताव आया, आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये यूडीसीपीआर के खिलाफ ये लोग नहीं है। ये लोग अभी जो बातचीत चल रही है वो रीडेवलपमेंट एंड क्लस्टर योजना, जो कि एक यूडीसीपीआर में इसके लिए भी एक प्रावधान किया गया है, वो प्रावधान नवी मुंबई में बहुत तेजी से लागू किया जा रहा है। बहुत जगहों पर क्लस्टर डेवलपमेंट को मंजूरी दी जा रही है, बहुत जगहों पर रीडेवलपमेंट को मंजूरी दी जा रही है। अब वैसे में क्या है कि रीडेवलपमेंट और क्लस्टर डेवलपमेंट में एफएसआई जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है बिल्डरों को या विकासकों को। तो उसको लेकर के सागर नाइक जो है महासभागृह नेता, उनका यह मानना है कि अगर इस तरीके से हम एफएसआई देते हैं तो नवी मुंबई जो एक सुनियोजित शहर के रूप में पूरे भारत में विख्यात है, उसके नियोजन पर असर पड़ेगा और शायद यहाँ पर जो सामाजिक सुविधाएं हैं, जैसे ट्रैफिक की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, सीवरेज है, पानी है, बिजली है, इन सबों पर बहुत विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए इसका एक पहले मूल्यांकन किया जाना जरूरी है और फिर इसको मंजूरी दी जानी जरूरी है, ऐसा उनका तर्क है। और वहीं जब आप देखेंगे तो शिवसेना के लोगों का ऐसा कहना है कि ये रीडेवलपमेंट की शुरुआत सबसे पहले गणेश नाइक ने ही वासी सेक्टर 1 में गणेश इमारत को मंजूरी देकर के की थी। और दूसरी बात कि उन्होंने ये कहना है कि जब ये क्लस्टर या रीडेवलपमेंट का ये जो परियोजना आ रहा था, उस वक्त जो नवी मुंबई का अपना एक सेल्फ डीपी बन रहा था, डेवलपमेंट प्लान बन रहा था, उस समय में अगर आप लोग इतना ही सजग थे तो कोई सजेशन या ऑब्जेक्शन आपने क्यों नहीं डाला? और आपके नहीं डालने के चलते जो आप कह रहे हैं कि पार्किंग की समस्या होगी, सीवरेज की समस्या होगी, ट्रैफिक की समस्या होगी, तो जब यहाँ पर 20,000 इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, तब आपने इस बात को क्यों नहीं उठाया कि भैया इस तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन से भी पार्किंग की समस्या होगी, सीवरेज की समस्या होगी, पानी की समस्या होगी, ट्रैफिक बढ़ेगा। इसमें गलत क्या है? अगर नवी मुंबई के संसाधनों को लेकर बात चल रही है, डेवलपमेंट का अगर विरोध नहीं है सागर नाइक का, तो साफ तौर पर इतना तो पूरे नवी मुंबईकरों को मालूम है कि यहाँ पार्किंग की समस्या है, पानी का तनाव जो बढ़ रहा है और जो संसाधन है वो कम पड़ते जा रहे हैं। मैं इस बात का बिल्कुल सहमत हूं सबसे, चाहे जो भी इस मांग को करता है कि इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आने के बाद ही आप किसी भी तरह के डेवलपमेंट को नया सिरे से कोई मंजूरी दीजिए। क्योंकि ये जो नवी मुंबई बसी हुई थी वो 1 और 1.5 एफएसआई पर बनी हुई नवी मुंबई है। अगर 1 और 1.5 एफएसआई के हिसाब से सिडको ने इसका नियोजन किया और आप अचानक यहाँ 7-7 एफएसआई ला देंगे तो इस नियोजन का क्या होगा? ये नियोजन फेल कर जाएगा। आपको सब सीवरेज लाइन पूरी बदलनी पड़ेगी, आपको रोड पूरे बदलने पड़ेंगे, रोड की चौड़ाई बदलनी पड़ेगी, सारे पानी के जो पाइपलाइन है वो बदलने पड़ेंगे, सारे ट्रैफिक व्यवस्था आपको बदलनी पड़ेगी, पार्किंग की व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। मेरे पीआईएल का जिक्र किया, मैंने उस पीआईएल में यही बात तो कही थी ना। मेरा कहना था कि अगर इस तरीके से हम खुली जगहों पर, जो नवी मुंबई के खुली जगह है, उन पर हम अतिक्रमण होने देंगे, इस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन होने देंगे, तो इसका तान जो है, इसका तनाव जो है, वो जो ईमानदार लोग हैं, जो अपना पूरा नियम कानून का पालन करके अपना घर खरीदते हैं या घर बनाते हैं, उनके ऊपर पड़ेगा। तो मैंने इसी बात को उस समय में भी कहा था। और जब ये रीडेवलपमेंट का भी स्कोप आया और क्लस्टर का आया, तो भी मैंने कहा कि भाई ये सब चीज बिना इसका आकलन किए कि इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, उसके बिना आपको इस तरह के डेवलपमेंट को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं दे देता हूं कि अभी आपने वेटलैंड पर कंस्ट्रक्शन की अनुमति दे दी थी और वो क्या हुआ सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको आपको कह दिया कि वेटलैंड पर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का अनुमति नहीं दिया जाता था। तो वैसे में जो लोग वेटलैंड पे कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं उनकी हालत क्या होगी? आप इस तरीके से कुछ भी चाहे वो निर्णय ले लें, चूंकि आप गवर्नमेंट में है, चूंकि आप प्लानिंग बॉडी है, तो आपको सब कुछ अधिकार मिल गया। ये जो आपका सोचना है ये गलत है।
तो मैं समझता हूं कि गलती करने के बाद अगर आप उसी गलती के फिर अगेंस्ट में खड़ा हो रहे हैं तो आपको वो गलती की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। देखिए, गलतियां सुधारी भी जा सकती हैं। आपको क्या लगता है, क्या यूडीसीपीआर में वाकई कुछ खामियां हैं जिसे करेक्ट करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए, और सागर नाइक संभवतः उसी मांग को दोहरा रहे हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आज जो आपने यूडीसीपीआर लाया है वो यूडीसीपीआर एक सामान्य आदमी भी पढ़ेगा तो उसको ये मालूम चलेगा कि ये सिर्फ बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया यूडीसीपीआर है। अब ये इसमें तो कोई दो ही राय नहीं है। आपने तनिक भी विचार नहीं किया कि ये जो आप करने जा रहे हैं इससे महाराष्ट्र की जो धरती है उसके ऊपर क्या लोड आएगा। ये जो शहरीकरण को आप इतने बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इतने बड़े बड़े एफएसआई के साथ, तो गांव की जो शुद्ध हवाएं हैं या कहीं का भी जो शुद्ध हवा है या स्वच्छ वातावरण है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा आपने सोचा नहीं। और वो सोचे बिना जो आपने यूडीसीपीआर लाया है, मैं तो शुरू से यूडीसीपीआर का मैंने विरोध किया। इस यूडीसीपीआर को जब आप आकलन करेंगे तो इसमें कई ऐसी अनियमितताएं हैं जिसको रेगुलराइज करने तक का प्रावधान है जो कि बिल्कुल गलत है। सामाजिक सुविधाओं के साथ कंप्रोमाइज किए गए अनियमितता को रेगुलराइज करना ये तो पाप है। आप ऐसा पाप नहीं कर सकते। तो मैंने तो शुरू में ही यूडीसीपीआर का विरोध किया था। तो ये जो सत्ता पक्ष और एक तरफ सागर नाइक की दलील और दूसरी तरफ किशोर पाटकर की दलील, इन दोनों दलीलों में आप क्या अंतर देख रहे हैं और इसके पीछे का बड़ा खेल क्या है? देखिए, राजनेताओं को तो मैं यह मानता हूं कि उनको सिर्फ मलाई से मतलब होती है। जब यूडी मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस के पास था तो देवेंद्र फडणवीस ने यूडीसीपीआर लाया। देखिए, यूडी मिनिस्ट्री को यूडीसीपीआर में उन्होंने कन्वर्ट किया और वही यूडीसीपीआर जब आज यूडी मिनिस्ट्री एकनाथ शिंदे के अधीन आ गया तो अब आप देख रहे हैं कि जो आज नवी मुंबई महानगर पालिका में आप देख रहे हैं ये करीब करीब आपको सारे महानगर पालिकाओं में मिलेगा जहां पर कि अगर एकनाथ शिंदे चूंकि यूडी मिनिस्टर है तो उनके पास सबसे ज्यादा पावर है, तो उनके सारे जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उनके अधीन है, तो इनके जो लोग होंगे उनको इस यूडीसीपीआर का ज्यादा फायदा मिलेगा, उसके बनिस्बत बीजेपी के लोगों को कम मिलेगा। तो ये जो टकराहट आप नवी मुंबई में देख रहे हैं ये मलाई की टकराहट है। अभी आप मेरे को बताइए 60 साल का लीज है सिडको का, जब हमने लीज प्रीमियम भरा है 60 साल तक, तो उस बीच में अगर मेरा मकान को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सिडको की है। सिडको का काम है कि हमने 60 साल का पैसा उसको एडवांस में दिया है। 60 साल तक अगर हमारे ऊपर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी सिडको की है। अदरवाइज जितने साल में वो टूट रहा है बिल्डिंग उतने साल के बाद का पैसा हमको वापस करे। हमने उनको 60 साल लीज का पैसा दिया है ना, तो वो 60 साल के लीज का पैसा लेकर के आराम कर रहा है और नवी मुंबई महानगर पालिका झगड़ रही है। क्या मीनिंग है? आप दोनों पार्टी मिलिए, चलिए सिडको के दरवाजे पर, पकड़िए कॉलर। मेरे नागरिकों के साथ इतना बड़ा फर्जी, दोनों तो नहीं जा रहे, जा भी रहे तो सिडको सुन नहीं रही। नहीं, ये फर्जीवाड़ा है सिडको का, ये पूरी तरीके से सिडको का फर्जीवाड़ा है। अब आपको इस झगड़े के बीच में समाधान क्या दिख रहा है? इसका समाधान सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि नवी मुंबई का नियोजन बरकरार रहना चाहिए। नियोजन को ध्वस्त कर करके आप अगर अपना फायदा निकालते हैं तो आज न कल आप अपने शहर को, जिस शहर में आप रहते हैं, आपके बच्चे रहते हैं या आपका आने वाला पीढ़ी रहेगा, उस शहर को बर्बाद करने के लिए हमने आपको मतदान नहीं किया है। आप इस शहर के नियोजन को बरकरार रखने के लिए और इसमें और बेहतरी लाने के लिए मैंने आपको मतदान किया है। तो आप सभी नेताओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि शहर का नियोजन बरकरार रखते हुए आप कैसे इस शहर को और सुंदर बना सकते हैं, इस पर विचार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। शहर का नियोजन जो है वो कायम रहना चाहिए। संभवतः जो यूडीसीपीआर के असेसमेंट का जो प्रस्ताव आया है सागर नाइक ने लाया है, कोई भी डेवलपमेंट होने से पहले उसका इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। ये इसकी जरूरत बहुत पहले थी जब यूडीसीपीआर आ रहा था, अब काफी देर हो चुका है, बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं और ऐसे समय में इसके लिए इम्पैक्ट असेसमेंट करने की मांग वाकई सही है। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी लड़ाई के बीच में से इसका कौन सा समाधान निकालता है ताकि वो नियोजन कायम रहे और यहाँ की सुविधाएं भी बरकरार रहे। सहयोगी सीएल गुप्ता के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।